बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट लेक्चर सीरीज में चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 4 जो है वो हमारा प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में है। तो अगर हम अपने चैप्टर के नाम पे थोड़ा सा जो है वो गौर करें तो हमारे चैप्टर का नाम ही इस चैप्टर में जो डिस्कशन हुई होगी उसके बारे में हमें गाइड करेगा। तो चैप्टर 4 जो है वो बताएगा प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या है। तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें जो है वो डिस्कशन होगी कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किन तरीकों से अपने काम को आगे लेके जाएगा, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करेगा और वो किन तरीकों से जो है वो अपनी पावर्स का जो है वो उनको इस्तेमाल में लाएगा। तो इसकी एक छोटी सी पहले हम एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पॉसिबल सेक्शंस हो सकते हैं, उन सेक्शंस में क्या डिस्क्राइब्ड होगा। एक ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो हम अपने इस चैप्टर का जो है वो पहले लेते हैं। तो सेक्शन चैप्टर 4 जो है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये सेक्शन 19 से सेक्शन 35 तक जो है वो चलेगा। यानी इसमें 19 से लेकर 35 तक सेक्शंस जो हैं वो डिस्क्राइब्ड होंगे। और इसमें सबसे पहले देखें सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात होगी। यानी एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है डेफिनेटली अगर हमने अपनी जमीन के मामलात के लिए किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना है तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि इस रेवेन्यू ऑफिसर से इसका जो है वो सीनियर कौन है, ताकि आपको जो है वो अपने मामलात को थोड़ा सा अगर उसमें आपको रिलैक्सेशन चाहिए हो तो आप इजीली उसको अप्रोच कर सकें। तो आपने सबसे पहले सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको ढूंढ लिया। उसके बाद फिर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी क्या पावर होगी कि वो रूल्स बनाए अपने इसको प्रोसीजर को आगे लेके जाने के लिए कि वो किस तरीके से जो है वो इन सारी मामलात को टैकल करेगा। उसके बाद फिर बात आएगी कि आप किन किन तरीकों से जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा सकते हैं। ठीक है, पर्सन बाय whom appearance and application may be made before enter revenue officer। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने रेवेन्यू ऑफिसर को देखा कि उसका सीनियर कौन है, यानी आपका रेवेन्यू ऑफिसर किसके सबऑर्डिनेट है और उसके बाद उसके पास क्या पावर है कि वो जो है वो प्रोसीजर किस तरीके से जो है वो करेगा, रूल्स कैसे बनाएगा। और उसके बाद आप जो पर्सन हैं वो किस तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो है अपीयर होंगे अपनी एप्लीकेशन को लेके। ये सारी चीजें आपने इनको जहन में रखना है, यही हमारे जो है वो सेक्शन के टॉपिक नेम होंगे। फिर उसके बाद पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्संस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। देखें, जब हम एक ऑफिसर के पास जाते हैं उसके सामने अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं तो वो फिर हमें वेट करने का ही कहेगा और हमें कहेगा कि आप उसके समन का वेट करें ताकि इतने टाइम में वो जो दूसरी पार्टी है वो उसका मौक़िफ़ भी सुन ले और आपको बता देगा कि आपने एविडेंसेस और कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके उसके पास आने हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ दी और रेवेन्यू ऑफिसर, पावर्स टू मेक रूल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पर्सन बाय होम अपीयरेंस और एप्लीकेशन मेड बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर और पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्संस। ठीक है, ये आप एक पिक्चर बनाते जाएंगे और साथ में आपने पहले इसको अपने जहन में रख लिया कि ये हमारा चैप्टर जो है वो सेक्शन 19 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एक सीक्वेंस के साथ आप इसको जहन में बिठाते जा रहे हैं कि सबसे पहले सबऑर्डिनेशन होगा तो वो सेक्शन 19 है, फिर अगर पावर ऑफ टू मेक रूल्स है तो फिर सेक्शन 20 है, फिर 21 में आप किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं और फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो आपको समन का बोल देगा, तो ये सेक्शन 22 है। फिर उसके बाद समन्स टू बी डेफिनेटली जो भी समन होगा वो रिटन में होगा। ठीक है, सिग्नेचर्ड होंगे उसके रेवेन्यू ऑफिसर के और वो सील्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो समन है तो वो किन तरीकों से आपके तक जो है वो पहुंचेगा, तो ये सेक्शन 24 हमें बताएगा मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आएगा सेक्शन 24 के बाद जो है हमारे पास सेक्शन 25 होगा और सेक्शन 25 में जो है वो मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। ठीक है, समन और समन के साथ एक और चीज भी चैप्टर 4 में डिस्क्राइब्ड है और वो प्रोक्लेमेशन की। इस तरह समन जो है
उसको डिलीवरी का एक मोड है। इसी तरीके से जो है वो प्रोक्लेमेशन को भी डिलीवर करने का एक मोड जो है वो सेक्शन 25 में चैप्टर 4 में प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर में डिस्क्राइब्ड है। फिर सेक्शन 26 में जो है वो मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन की बात होगी कि किन किन तरीकों से आप प्रोक्लेमेशन करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी बातें जो हैं, ये सारा हमारी जो सिटिंग्स हैं तहसीलदार के साथ हो सकती है, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के साथ होगी। ये जितने भी मामलात हमारी जमीन के हल करने के लिए जो हम कर रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर के साथ, ये इक्विवेलेंट है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का। यानी ये कोई आम मामलात नहीं है, ये आप यही समझ लें कि जैसे आप किसी अदालत में एक जज के सामने पेश हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपने मौकफ को किस तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर तक पहुंचाते हैं, उसकी कोई लैंग्वेज भी होगी, तो वो डिपेंड करती है कि कौन सी सूटेबल लैंग्वेज जो है वो आप उसमें जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो सेक्शन 28 जो है वो लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताएगा। सेक्शन 29 जो है वो अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट। ठीक है, अगर हमने अपने एरियर्स को पे नहीं किया होगा तो हम डिफॉल्टर हो जाएंगे और इस सिलसिले में हमारी अरेस्ट भी हमें किया जा सकता है। और उसके बाद जो है वो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स आर प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट एक्सेट्रा। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एम्पावर्ड है कि वो किसी भी जमीन पे जो है वो जा सकता है इंस्पेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए, डिमार्केटेशन के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, यानी उनको जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक की जमीन को दूसरी की जमीन से। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है, ये सेक्शन 30 हमें बताएगा। फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो मतलब अपनी ज्यूरिसडिक्शन में जहां पर भी अपनी कचहरी लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग कौन से पॉसिबल जो है प्लेस ऑफ सिटिंग हो सकती है, जहां अपनी ज्यूरिसडिक्शन में वो जहां बैठेंगे वो उनका जो है वो ऑफिस कंसीडर होगा, वो उनका दायरा कार कंसीडर होगा, वहां बैठ के वो जो फैसले करते हैं वो वैलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद 32 जो है वो बताएगा प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज। ठीक है, अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो एक आम तातील के दिन पे हो गई है तो उसको हम नल एंड वाइड नहीं करार दे सकते, ये डिस्क्रिप्शन अभी हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसमें सील्स की बात होगी। ठीक है, गवर्नमेंट बताएगी एक रेवेन्यू ऑफिसर को कि उसकी सील जो है वो उसके ऊपर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। और फिर पोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने आपकी जमीन पर जो है वो नाहक क्लेम कर दिया तो आपने अपनी मलकियत को साबित करने के लिए जो आपके एक्सपेंडिचर्स हुए तो उनके मामला जो है वो सेक्शन 34 में डिस्क्राइब्ड है। और फिर आपने जो है वो पेनाल्टी हमें किस सूरत में हो सकती है, तो ये सेक्शन 35 हमें ये सारा बताएगा। तो आपको एक थोड़ा सा जो है वो इसमें अंदाजा हो गया कि चैप्टर 4 जो है वो प्रोसीजर की अगर बात करता है तो उसमें हमें सबसे पहले इसमें सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, अब हम इसको जो है वो सेक्शन वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स का मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर किसका सबऑर्डिनेट है, उसकी पावर क्या है कि वो रूल्स बनाए। ठीक है, आप किन तरीकों से रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर आपको समन करेगा, उसका समन राइटिंग में होगा, सिग्नेचर में होगा, ठीक है, सील होगा। फिर वो किन तरीकों से आप तक समन जो है वो पहुंचाएगा। उसके बाद आप जो है वो फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस प्रोक्लेमेशन और एनी डॉक्यूमेंट और कॉपी देयर ऑफ, ठीक है, वो होगा। फिर मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन होगी। फिर ये सारी चीजें जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं कि इनको कंसीडर किया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के। और उसके बाद लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर होगी। लैंग्वेज के बाद जो है वो अरेस्ट भी हो सकते हैं हम अगर हम डिफॉल्टर हैं अपने एरियर्स के। और उसके बाद जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो किसी भी जमीन के ऊपर जो है वो एंटर हो सकता है। और उसके बाद जो है वो उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग, और उसके बाद प्रोसीडिंग हेल्ड्स ऑन हॉलीडेज, अगर प्रोसीडिंग जो है वो हॉलीडेज पे हो रही है। फिर सील्स क्या होती हैं, कोर्ट्स और पेनाल्टी, ये सारा कुछ हम सेक्शन 19 से सेक्शन 35 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब आपने एक ओवरव्यू अपने इस चैप्टर का ले लिया है। चैप्टर के नाम को बार बार देखें, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये सेक्शन 4 है हमारा। तो सेक्शन 19 पे अब देख लेते हैं हम। ये सेक्शन 19 बताता है जी सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन 19 बताता है कि हर
रेवेन्यू ऑफिसर अपने सीनियर के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद हमारे पास कमिश्नर होता है, कमिश्नर के बाद हमारे पास जो है वो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, फिर तहसीलदार, और इसी तरीके से जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो अपने सीनियर को सबऑर्डिनेट होते हैं, और ये अपने मामलात में बिल्कुल आजाद नहीं होते, ये अपने सीनियर को जवाबदेह होते हैं। तो इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स and proceeding, a revenue officer shall, in the absence of any express provision of law to the contrary, he subject as to place, time, and manner of performing his function to the direction and control of the officer to whom he is subordinate, ठीक है। तो जहां पे उसका ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर उसको डायरेक्ट करेगा, वो वहीं पे अपने फंक्शंस जो है वो उनको और उनकी डायरेक्शंस के सबऑर्डिनेट है। फिर सेक्शन 20 में अगर हम देखें तो ये पावर की बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर की, powers to make rule as to procedure। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में with the previous approval of government make rules, ये बात नोटिसेबल है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल, यानी पहले वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा मेक रूल्स के लिए, ठीक है, कि वो रूल्स बनाएगा, और फिर क्या करेगा अगर उसने इजाजत ले भी ली है तो रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट वो नहीं हो सकते, यानी एक्ट कुछ और कह रहा हो और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई और रूल्स जो है बना दे। फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन केस इन विच ए प्रोसीजर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस एक्ट। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रूल्स बनाने हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्लॉज 2 कहती है कि रूल्स में प्रोवाइड अमंग अदर मैटर्स फॉर द मोड ऑफ इन्फोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ इजेक्टमेंट अंडर दिस एक्ट from and delivery of possession of immovable property, and rules providing for those matters may confer on any revenue officer all or any of the powers in regard to contempt, resistance, and the like, with which a civil court may exercise in the execution of a decree whereby it has adjudged ejectment from or delivery of possession of such property। इस सारी बात में सिंपल यही कहा जा रहा है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, किसी काबिज जमीन से